बनाए उसमें, तो उसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने तय किया और प्राक्कलन सहित उसमें बुलाए हैं। और माननीय विधायक जी के क्षेत्र में भवन विहीन की संख्या 70 और आपके अति जो जर्जर है वो 5 है, कुल 75 हैं। उसमें ओरछा में 55 और नारायणपुर में 5, 9, कोंडागांव में 1 और बस्तर में 10 आपके विधानसभा क्षेत्र में। जबकि ये आपको बताना चाहूंगा 75 आपके जो जहां भवन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, जहां बच्चों की संख्या अधिक है, वहां अति कमरे बनाएंगे वहां पर, और जो भवन रिपेयर लायक हो सकता है, मरम्मत हो सकता है, उसको मरम्मत करने के लिए तो 75 भवन की 75 जो जगह है उसकी हमने स्वीकृति आदेश जारी कर दिया है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोंडागांव जिला मात्र एक भवन विहीन बताए हैं, जबकि मैं दीपावली होली के जस्ट बाद सैटरडे संडे गया, उस क्षेत्र में भवन आज भी जर्जर है 10 से अधिक। मैं चाहे फोटोग्राफ भी रख सकता हूं। और आपको विभागीय जानकारी जो मिली है वो गलत जानकारी दिया गया है। क्या विभागीय अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे और तुरंत जानकारी मंगाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास जो जानकारी है और मैंने सभी को निर्देश दिया है कि जो भी जिले में जितने भी आपके जर्जर भवन हैं या मरम्मत योग्य भवन है उसको एस्टिमेट सहित यहाँ भेजें। और उसकी चूंकि मैंने आपने जो अभी बताई योजना बताई है उसके साथ हम सभी को स्वीकृत करेंगे हमारे दिन। और आगामी जो शिक्षा सत्र शुरू होगा उससे पहले वो रिपेयर भी हो जाएगा, मरम्मत भी उस हो जाएगा। पूरा शिक्षा विभाग जर्जर है, भवन भर थोड़ी जर्जर है माननीय अध्यक्ष। ये तो आपके द्वारा दिया गया है ना, आप भी तो शिक्षा मंत्री थे, पूरा जर्जर आपकी तरफ से हुआ है। 15 साल तक इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है अध्यक्ष महोदय। स्कूल भवन को चौपट किया। 4 साल में क्या किया ये बता दो ना। अब आपने 4 साल में तो हमने सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। स्वीकृत भी आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया है, जो आप लोगों ने 15 साल में जो बेड़ा गर्क किया है उसको ठीक कर रहे हैं हम लोग। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोंडागांव जिले का प्रश्न था, इसलिए मेरा पे एक पूरक प्रश्न है। प्राइमरी स्कूलों में आहता विहीन है जिसमें आपके 57 बताया गया है। माननीय मंत्री जी, इन आहता जो प्राइमरी स्कूलों का कब तक पूरा करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अध्ययन करते हैं। चलिए आप उधर का जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आहता विहीन स्कूलों के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विधानसभा सत्र में जब चर्चा हो रही थी आहता की, जर्जर भवनों की, तो आपने निर्देश दिया था कि चूंकि आपके जो स्कूल भवन है वो चूर हैं, आपका स्थिति ठीक नहीं है, रिपेयर कर सकते हैं, तो आप आहता को आप उसमें अलग से करेंगे। अभी हम लोग केवल फोकस उसमें ये है कि जो मरम्मत योग्य है मरम्मत करवाएंगे और जहां आपके जो भवन बन सकता है वहां भवन बनाएंगे। चलिए धर्मजीत सिंह जी। माननीय मंत्री महोदय, जो गलत जानकारी विभागीय दिए हैं उनको पर क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गलत जानकारी विधानसभा में देते उसकी अलग प्रक्रिया है। छन्नी कुछ पूछना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ही नहीं पूरे सदस्य पूरा उम्मीद से अपने विधानसभा की, चाहे जर्जर स्कूल की बात हो चाहे बाउंड्री की बात हो, हम लोग पूरा उम्मीद से यहाँ प्रश्न करते ताकि अपने क्षेत्र का जर्जर स्कूल है वो बने। और रही बात बाउंड्री की बात, आपने बोल दिए कि अब बाउंड्री नहीं होगा, तार से हम फेंसिंग करेंगे करके, तो एक मौखिक में नहीं अध्यक्ष जी, अगर ऐसा है तो एक लिखित आदेश हो ताकि हम अपने क्षेत्र में जाए कि बाउंड्री की मांग ना करें, ताकि तार के फेंसिंग जो बोल रहे हैं वो हो जाए। चलिए धन्यवाद। धर्मजीत जी, आप। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न भी नहीं है, पर मुझे जय सिंह अग्रवाल जी के कार्य प्रणाली पर बहुत विश्वास है। वो अच्छा काम करते हैं, हाँ दमदारी से, तकलीफ भले पाते हैं। माननीय मंत्री जी, आपको थोड़ा पृष्ठभूमि 2 मिनट बता दूं उसके बाद, क्योंकि एक अभी खुड़िया गांव जिसका मैं प्रश्न पूछा हूं, वहां सारे गांव वाले टेलीविजन के सामने अध्यक्ष जी के लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं। सन 2001 में 1 मई को खुड़िया के सिंचाई विभाग के 1000 एकड़ जमीन को माननीय अजीत जोगी जी, माननीय वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर जी और माननीय सर्वाधिक वरिष्ठ मंत्री प्रेम साय जी, इन तीनों की उपस्थिति और मेरी उपस्थिति में उनको पट्टा दिया गया। आपने कह दिया वो सिंचाई ग्राम नहीं है। वो सिंचाई ग्राम भी नहीं है, वन ग्राम नहीं है, राजस्व ग्राम नहीं है, तो ये कौन सा ग्राम है आपके रिकॉर्ड में, ये पहले बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने सिंचाई ग्राम का जो जिक्र किया, तो सिंचाई ग्राम नहीं हमने जवाब दिया है इसमें, और उसकी प्रक्रिया चल रही है राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए, और उसमें प्रक्रिया के हिसाब से उसको राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा। चलिए धर्मजीत जी। अध्यक्ष जी, मैं तो समझ भी नहीं पाया कि कौन सा ग्राम है। खैर छोड़िए, ये तीनों ग्राम में नहीं आते, वो मसाती में आते हैं। नहीं, वो सिंचाई ग्राम है। इनके यहाँ रिकॉर्ड गलत जानकारी दिए हैं। खैर मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मेरा अपना उद्देश्य है वो आपको राजस्व ग्राम करने के लिए बोलने का। आपने लिखा है IIT रुड़की द्वारा राजस्व सर्वेक्षण कराया जा रहा है, तो ये राजस्व ग्राम बनाने के लिए IIT रुड़की ही करता है क्या? उससे सुन तो लीजिए, उससे आपने कब एग्रीमेंट किया, कब तक के उसको सर्वे रिपोर्ट देने के लिए प्रावधान आपने किया है, और कब तक ये रिपोर्ट आएगी, ये आपसे पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व सर्वेक्षण में जिला कलेक्टर को तकनीकी सहयोग के लिए IIT रुड़की से उसको एजेंसी बनाया गया है, वो IIT रुड़की से सहयोग लिया जाता है, और उसका मैंने बताया पहले भी कि वो प्रक्रिया में है, और हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वो राजस्व ग्राम घोषित हो। एक आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूं, फिर अमितेश जी का आ जाएगा। माननीय मंत्री जी, उनको पट्टा तो 1000 एकड़ मिल चुका है। राजस्व मंत्री भूपेश बघेल जी थे जो अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं। 22 साल में उनको राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिलने के कारण वो न तो बैंक से कर्जा ले पा रहे हैं, न ट्यूबवेल खुदवा पा रहे हैं, न बारवेट वायर ले पा रहे हैं, न उनको फर्टिलाइजर मिलता है, हाँ, और न उनके धान के बिक्री का भी कई अड़चन होती है, और जो राजस्व ग्राम के पट्टेधारी लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए उससे वो वंचित हैं। वहां मछुआरे हैं, आदिवासी हैं, गोंड है, केवट है, यही लोग हैं। तो इतनी धीमी गति से मत चलाइए। 22 साल हो गया, कम से कम 22 साल में मैं 22 बार हर सत्र में, इसी विधानसभा में, इनकी भी सरकार में, आपकी भी सरकार में 4-4 बार बोल चुका हूं। अरे ठीक है, मान लो वो थे, तो अब आप तो 4 साल वाले हो, थोड़ा चलो ना। ये तो थोड़ा बहुत चल भी लिया, आप तो सो रहे हो। हमें 4 साल में बता तो रहे कि प्रक्रिया में नहीं, चल रहा है। मुझे आप ये बताइए कि किए। इसको राजस्व ग्राम कब तक घोषित करेंगे, और करेंगे कि नहीं करेंगे? इसको अगस्त से सितंबर तक राजस्व ग्राम घोषित कर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोले? अगस्त से सितंबर तक राजस्व ग्राम घोषित कर। अगस्त सितंबर तक हो जाएगा। आप करिएगा, मैं माला रख के आपको पहनाने आऊंगा, और आप कर दीजिए उसको राजस्व ग्राम, क्योंकि गरीब लोगों का मामला है। और ये पहले पहनाना, अभी पहना दो ना, क्या है जय सिंह जी, वो सड़क वाली गुलाब से माला नहीं पहनाएंगे, ओरिजिनल डच रोज से पहनाएंगे आपको माला। नहीं, वो तो सड़क वाली गुलाब में ये हुआ अध्यक्ष जी कि वो 2.5 किलोमीटर में एक बड़ी नेता चली, सुन तो लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो बढ़िया है, स्वागत करने का तरीका। बयान आ गया दूसरे दिन कि इसका गुलाल बनाया जाएगा। गुलाल की बिक्री कम हो गई इस साल होली में। चलिए धन्यवाद। अच्छा, बिक्री खत्म हो गई। चलिए अमितेश जी का स्वागत किया जाए। अमितेश जी ब्लड प्रेशर भी नपवा लिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एलोपैथी कैंप लगवाया है। अमितेश जी का स्वागत। आपके साथ अन्याय हो रहा है। ये बड़ा जवाब देने की जगह आपको प्रश्न करना पड़ रहा है। इससे दुर्भाग्यजनक बात और क्या होगी? अत्यधिक गंभीर मामला है हमारे आदिवासी। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात समझ रहे हैं ना? कृपया मेरा जवाब देने वाले व्यक्ति को प्रश्न करना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना क्या होगी? हमारे प्रतिपक्ष के जो लोग हैं उसको शांति से सुने, क्योंकि अत्यधिक छात्रावास का गंभीर मामला है जिसमें घपला हुआ है, भयानक जो है भ्रष्टाचार हुआ है, और इसलिए ये तो बेचारे सीधे और भले हैं हमारे मंत्री जी। इनको जो पूरा प्रश्न जो दिया गया उसमें सब गलत जानकारी। इतने गंभीर मामले, भ्रष्टाचार हुआ है, अन्याय हुआ है। चलिए टोका-टाकी ना करें, मेरा विपक्ष से आप निवेदन बिल्कुल बिल्कुल निर्देश है। नहीं, टोका-टाकी वो क्या करते हैं कि खुद ही हल्ला करते हैं भ्रष्टाचार का लगातार। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमितेश जी को न छेड़ा जाए, कोई छेड़ने वाली चीज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप उनको क्यों छेड़ रहे हैं? जिनको छेड़ना चाहिए उनको छेड़ते नहीं है आप। मैं आपके द्वारा ये प्रश्न करना चाहता हूं। दोनों भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, आप दोनों निपटते रहिए। यहाँ पर माननीय मंत्री जी से मैंने प्रश्न करा था कि क्या आदिजाति विकास मंत्री महोदय बताने कृपा करेंगे कि वर्ष 21-22 में से वर्ष 2022-23 में दिनांक 21 से 31 तक गरियाबंद जिला के अंतर्गत आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यालय तथा छात्रावास आश्रमों में कार्यरत कितने कितने दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर पर कार्यरत चतुर्श्रेणी कर्मचारी नियमित किया गया है? इसका जवाब आया, प्रशासनिक अवधि में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया।
जी यही जवाब गलत दे दिया गया है। इसमें जो है पूरा की पूरा मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें नियमितीकरण करा गया है कि नहीं करा गया है? जवाब में तो दिया है इन्होंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब में जो दिया गया है नियमित नहीं किया गया है, उसका जो मेरे पास जो है 28/2/2022 का आदेश है। नियमितीकरण पूरा नियमितीकरण करा गया, पूरा उसमें 90 लोगों को करा गया, उसे लगातार भ्रष्टाचार करा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चौथे पे श्री सोमलाल नेतान जो 4.5 साल तक गायब था, दैनिक भोगी, उसको उनने पैसा खाकर उसको फिर से नियमितीकरण कर दिया। पैसा खाके 70 दल का विधायक आरोप लगा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच नहीं होना चाहिए, माननीय मंत्री, इनको परेशान करके प्रश्न माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गरियाबंद जिले में 80 छात्रावास आश्रम है। चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता स्थापना की स्वीकृति 277 स्वीकृत पद 237 में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। रिक्त पद के विरुद्ध दैनिक वेतन भोगी कलेक्टर दर पर 90 कर्मचारियों को आकस्मिकता निधि की स्थापना में समाहित किया गया है। माननीय उसमें नियमित नहीं किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके बाद जो 10 साल के अधिक जो होगा उसकी सेवा, तो फिर उसमें पात्रता बनती है उसकी नियमितीकरण करने की। माननीय मंत्री जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो दैनिक वेतन भोगी होते हैं वो जो है उनको नियमित जो करा जाता है वो चतुर्थ श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना? आते हैं, उसमें आते हैं। तो फिर आपने कैसे लिख दिया है कि प्रसाद देव जी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमित नहीं किया गया, जबकि मेरे पास आदेश है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप बोल रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी के लोग नियमितीकरण में जो यहां पर जो आए हैं चतुर्थ श्रेणी की जो है उसमें आते हैं, तो फिर किस तरीके से आपने बोल दिया कि ये नियमितीकरण में नहीं हुए? ये कर्मचारियों का जो आपका ये है, जो पहले कलेक्टर दर में रहते हैं, कलेक्टर दर, उसके बाद फिर आकस्मिकता निधि से उसकी स्थापना होती है उसमें। लेकिन उसमें अगर लेकिन इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय विधायक जी अगर बोल रहे हैं कि जो बाहर से जो 4 माह से जो 4 साल से अगर बाहर रहा, अगर कोई उसमें नियुक्ति किया है तो मैं जांच भी करा लूंगा इसकी। अरे निलंबित करिए स्टेट कमिश्नर को, एक आधा उदाहरण पेश करिए माननीय मंत्री जी। सहायक आयुक्त को उसमें निलंबित करता हूं। निलंबित करिए आप, जिससे भ्रष्टाचार का आरोप लगातार न लगा सके। ये जांच भी मैं कराऊंगा और इसको निलंबित भी करता हूं। इसको जो सहायक आयुक्त है उसको निलंबित। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आगे पीछे के है, आरोप लगा, संवाद करने गंभीर बात है, निलंबित क्यों करेंगे? संवाद कर निलंबित कर दिया और क्या करेंगे? ईमानदार मंत्री से निलंबित कर। बस माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी, आप या तो उनके घर चाय पीने चले जाते हैं, उनको चाय पीने बुला लेते हैं, समय सदन में इतना टाइम नहीं लगता, वो ही हल कर लेना था। माननीय धर्मजीत जी, वो आगे पीछे रहते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। सदन में घोषणा करी, जो आप लोग के आरोप रहते हैं लगातार की भ्रष्टाचार होता रहता है, उसका जवाब दिया उन्होंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर का मामला है 2012-13 का, क्या 276 गरियाबंद का चल रहा है भैया, बस्तर कहाँ से आएगा? संबंधित है मामा, इसी से संबंधित है। अनुमति दीजिए। चलिए 276 लोगों को 2012-13-14 तक भर्ती की गई है और उन लोग शासन के खिसादेश के तहत भर्ती की गई है और आज उनका निष्कासन हुआ है। तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2013-14 में वो किस नियम के, शासन के किस नियम के तहत भर्ती की गई थी और अभी उनको क्यों निकाला गया है? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 16-17 तक भर्ती हो गई। ये प्रश्न केवल गरियाबंद की लेकर, आपके पास अभी जवाब नहीं है, ऑफिस में माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर विषय है। सुनिए ना, आपके माध्यम से चाहता हूँ उनको पुनः वापस लिया जाए 276 चपरासियों को। आप प्रश्नकाल के बाद मंत्री जी के कक्ष में चले जाइएगा और उनको एक दरखास्त दे दीजिएगा, वो करा देंगे जांच। माननीय अध्यक्ष जी, 276 लोगों का भविष्य के अंधकार में हो गया है। 16-17 में उनको भर्ती किया जाता है किस आदेश के तहत, अभी फिर उनको निकाला जाता है कहीं ना कहीं पैसों पैस में। इसलिए मंत्री जी का कोई जवाब उनके उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे क्या? मैं माननीय मंत्री इसी प्रश्न में। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने का निर्देश दिया है कि मेरे कक्ष में आ जाए
मैं देख लूंगा उसमें क्या हो सकता है। सहानुभूतिपूर्वक विचार करना है उसमें। जी शिवरतन जी शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो आज संशोधन के साथ उत्तर दिया है, इस उत्तर में ही विरोधाभास है। 4 प्रश्न हैं मेरे। एक में आपने समिति गठन करने को स्वीकार किया है और 3 महीने का समय दिया है कि 3 महीने में समिति रिपोर्ट देगी। समिति गठित हुई है 16/9/2021 को और आज पर्यंत तक इस समिति की रिपोर्ट नहीं आई है। दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी ने मेरे गा के उत्तर में कहा है कि मैंने 7/3/2019 के बिंदु क्रमांक 3 में उल्लिखित क्रमोन्नति समयवाद में क्या कार्रवाई विभाग द्वारा की गई, उसमें जी हां लिखा है और घा में कहा है शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो जाने के कारण उक्त घोषणा अप्रासंगिक हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा कर्मियों का संविलियन पहला 2018 में हुआ और 2018 में जब संविलियन हुआ और शिक्षाकर्मी हड़ताल पे गए तो माननीय भूपेश बघेल जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उस आंदोलन में वो गए थे और उनका भाषण हुआ था, राज्य सरकार के वर्तमान फैसले से सभी वर्गों को लाभ नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ वर्ग 1 और वर्ग 2 को ही लाभ होगा। वर्ग 3 अब भी विसंगति से जूझ रहा है। पीसीसी चीफ ने कहा कि शिक्षा कर्मियों के राज्य के फैसले को लेकर नाराजगी है। संविलियन और वेतनमान का लाभ सभी शिक्षा कर्मियों को नहीं होगा। और अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हम वेतन विसंगति दूर करने के लिए कार्य करेंगे। और आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 16/9/2021 को आपने समिति गठित की, रिपोर्ट आई नहीं और आपने लिख दिया शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो जाने के कारण उक्त घोषणा अप्रासंगिक हो गई है। तो वेतन विसंगति है क्या, इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पहले आप मेरे को बता दो, आप वेतन विसंगति क्या है ये समझा दो। आप क्या है इसमें बताइए तो, क्या है वेतन विसंगति, क्या है उसमें ये बता दीजिए। अरे भाई, जिस बात के लिए आपने कमेटी बनाई है, कमेटी आपने बनाई ना वेतन विसंगति को दूर करने के लिए जी, तो आपने क्या समझा वेतन विसंगति को? पहले ये तो स्पष्ट करो, किस प्रकार की वेतन विसंगति थी जिसके लिए आपको समिति बनानी पड़ी? इसीलिए तो कमेटी बनाई है, इसीलिए तो कमेटी बनाई गई है ना। कमेटी की बैठकें होगी, उसमें आपके कई लोग हैं, उसमें शिक्षा विभाग के लोग रहेंगे, वित्त विभाग के लोग रहेंगे, जीडी के लोग रहेंगे, तो ये सबका उसमें जो बैठक होगा तब तो कुछ उसमें हल निकलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं उत्तर देख लीजिए। उत्तर में आपने लिखा है वेतन विसंगति दूर करने के लिए आपने प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में समिति बनाई है। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं रिपोर्ट आई नहीं तो बनी है ना, इसमें तो स्वतः करके। अरे भाई, रिपोर्ट के लिए आपने 3 महीने का समय निर्धारित किया है ना। अरे इसके लिए तो धन्यवाद। आपने रिपोर्ट के लिए 3 महीने का समय निर्धारित किया है और 18 महीना हो गया। 3 महीने का समय आपने निर्धारित किया, रिटर्न में दिया है और आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आई है। मैं आपसे सिर्फ प्रश्न ये कर रहा हूं कि वेतन विसंगति क्या है जिसके लिए आपको समिति गठित करनी पड़ी? किन किन बिंदुओं पे बात करने के लिए समिति गठित की गई थी, वो बिंदु बता दीजिए। उस समिति को कौन कौन से बिंदु दिए गए थे जांच के लिए? और समिति की रिपोर्ट नहीं आई तो उसके पीछे क्या कारण है? और लेट होने के लिए दोषी लोगों पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? वेतन विसंगति के जितने भी आपका मुद्दे उसमें हैं, क्या क्या उसमें हो सकता है, इसी तो कमेटी बनाई गई है। और कमेटी जो बनाई गई है, अगर कमेटी समय पर अगर अपनी रिपोर्ट नहीं देता है जो समिति बनाई, उस समिति को किन किन बिंदुओं पर विचार करना था, आपने कौन कौन से बिंदु तय किए थे, बता दो आप मेरे को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि वेतन विसंगति के संबंध में एक कमेटी बनी हुई है, ये समिति बना हुआ है, समिति उसमें भी विचार करेगा उसमें। और या अगर उसमें नहीं हो पाए माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हम इसके समय वृद्धि के लिए भी प्रस्तुत किए हैं इसमें कि उसको समय वृद्धि करने के लिए निवेदन किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत पॉइंटेड प्रश्न किया है। मंत्री आप समिति बनाना स्वीकार कर रहे हैं, बिंदु बताइए। मंत्री जी, शर्मा जी ये जानना चाहते हैं कि किन किन बिंदुओं पे परीक्षण होगा, कोई बिंदु निर्धारित किया है आपने? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी वेतन विसंगति के संबंध में जो भी उसमें बिंदु होंगे उसी में तो विचार होगा माननीय अध्यक्ष महोदय। बिंदुओं पर तय थोड़ी अभी आप किए हैं, ये समिति तय करेगी माननीय अध्यक्ष को, कौन सा तय करेगा?
ये समिति के सामने कब तक करेंगे, घोषणा कर दो। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्री के उत्तर से संतुष्ट हैं क्या? आप चलिए। अब वो बिंदु नहीं बता पा रहे किन किन बिंदुओं पर इस समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। पहले बिंदु को तो बता दें, तब हमारा आगे प्रश्न हो। एक बात। दूसरी बात, आपने 3 महीने का समय निर्धारित किया और समिति को गठित किया, 18 महीना हो गया। अरे 18 महीने में रिपोर्ट नहीं है तो उसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, समिति अगर समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाई तो उसके कार्यकाल पर बढ़ाएंगे। अच्छा, एक मिनट, समिति का कार्यकाल बढ़ाने का आदेश क्या? शर्मा जी, देखिए, समिति के समक्ष जो भी कर्मचारी के पदाधिकारी होते हैं, फेडरेशन के होते हैं, उनको बुलाया जाएगा। उनकी क्या उनका कहना है, उनकी बातों को भी सुनेंगे, उसके बाद वो पूरा फैसला करेंगे उसमें। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर नहीं आ रहा है माननीय मंत्री जी। ठीक है ना, वो पूछेंगे। एक मिनट, मेरे प्रश्न का मैं मूल प्रश्न करता हूं। मेरे प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई उनको भी पूछ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष संरक्षण जाऊंगा, इतना स्पष्ट लगभग 1 लाख कर्मचारी कर दिया है माननीय मंत्री जी ने। समिति बन गई है, समिति के लगभग 1 लाख समिति के कार्यकाल माननीय अध्यक्ष महोदय, उलझाइए मत उसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ना, उलझाइए मत। अमरजीत ये साबित कर रहे हैं कि मंत्री अक्षम है और वो सक्षम है। आप स्वीकार कर लीजिए और अमरजीत उत्तर देंगे। अध्यक्ष जी, उत्तर तो सक्षम और अक्षम की कोई बात ही नहीं है। सक्षम और अक्षम की कोई बात नहीं है। अनावश्यक की रिपोर्ट आने के बाद बात होगी। समिति गठन हुई है और समिति उसी बिंदु में विचार करेगी। सक्षम और अक्षम की बात कहाँ गई? देखिए, चलिए बैठे हो गए। हमारे मंत्री में कौन सा ठीक नहीं? और अगर आप सक्षम हैं, आप बैठिए। मंत्री जी ने साफ कहा, अमरजीत जी, अमरजीत जी प्लीज। बाद हम चर्चा करेंगे। तो कहां से बात आ गई? मेरा क्षमता की बात कहां से? माननीय अध्यक्ष जी, कुछ बिंदु, एक मिनट, मैंने 2 प्रश्न किए, मेरे दोनों मैं पूछ तो रहा हूँ। मैं अगला जी, मैं उन्हीं को पूछ रहा हूँ जी। बिंदु निर्धारित किया गया था क्या कि किन किन प्रश्न पर उनसे जवाब लिया जाएगा या जांच किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शिक्षकों की जो वेतन विसंगतियां है, ये अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया। ठीक, उसमें प्रमुख सचिव शिक्षा, सचिव समान प्रशासन, कमेटी हो गई है, सचिव समान प्रशासन और सचिव वित्त विभाग, ये सबसे मिला जुआ है। और समिति के समक्ष फेडरेशन के पदाधिकारी को भी अपने पक्ष रखने का अवसर रहेगा। उसमें उनकी क्या मांग है, किस प्रकार की विसंगतियां है, उसमें तो चर्चा करूंगा। मान्य चलिए बताइए मुझे कि उसमें एक आध बैठक हुई है कि नहीं? 1-2 बैठक हो गई है क्या उस समिति? जी, एक बैठक हुई। एक बैठक हो गई है। एक माननीय अध्यक्ष जी, 3 महीने में रिपोर्ट आनी थी, 3 महीने में रिपोर्ट नहीं आई। मैंने पूछा कौन कौन से बिंदु निर्धारित थे, उसका उत्तर नहीं आया। अब मैं तीसरा प्रश्न कर लेता हूं इनसे। हाँ, तीसरा कर लीजिए। 2 का उत्तर नहीं आया। इनका आ जाए उसके बाद आपको देता हूँ। 2 का उत्तर नहीं आया, मैं तीसरा प्रश्न कर रहा हूं। अरे इनका हो जाने दो ना। मेरे गा के उत्तर में इनने स्वीकार किया है, शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो जाने के कारण उक्त घोषणा अप्रासंगिक हो गई है। शिक्षा कर्मियों का संविलियन पहले 2018 में हो चुका था, उसके बाद जन घोषणा पत्र जारी हुआ। अब जब शिक्षा कर्मी का संविलियन हो गया तो ये घोषणा जन घोषणा पत्र लेने के पीछे क्या कारण था? संविलियन हमारे सरकार में आने के बाद हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आप समय मत, हमारे सरकार में आने के बाद संविलियन हुआ है। अरे 2018 क्या बात करते हो? आपने कहा डंडा मारा था भगत जी, आपने तो भगत जी को डंडा मारा था, संविलियन की मांग कर रहे थे। तो ओ भगत जी प्लीज, चलिए आप बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी का प्रश्न में यह है कि क्या घोषणा पत्र 1998 में कार्यरत शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को क्रमोन्नति प्रदान करने की बात कही गई थी? यदि हाँ तो क्या उस घोषणा पत्र पूरा कर लिया गया है? मैंने कहा कि उस समय कही गई थी, जी हाँ। अब क्योंकि शिक्षाकर्मी का सम्मेलन सहायक शिक्षक में नियमित हो गया है, नियमित ही उसमें हो गया है, तो ये उसमें नहीं आते हैं। और ये जो इसमें जो क्रमोन्नति में मिलना चाहिए वो मिलेगा, उसमें सहायक शिक्षकों को मिलेगा। माने मैंने जो प्रश्न किया है इसमें एक आपका प्रश्न थोड़ा लंबा हो गया। ऐसा है
आप 1 घंटे जवाब दे चुके हो। 1 घंटे चला है शिक्षा विभाग में आपका प्रश्न, इसलिए आप ध्यान से सुनिए, अभी 10 ही मिनट हुआ। चलिए शर्मा जी, माने इनका नहीं चला था 1 घंटे, इनके पहले वाले का चला था 1 घंटे ताकि इनका मत आए। शिक्षा कर्मियों का मामला ये था, कारण उक्त घोषणा अप्रासंगिक हो गई है। इस बात को आप 4 बार कह चुके हैं। मैं बात, इसका उत्तर नहीं आ रहा है ना। अब प्रश्न करना भी नहीं आ रहा है माननीय अध्यक्ष जी, इनको आप मेरे को सिखा सिखाओगे? दीजिए। इधर उधर मेरा तो प्रश्न क्या करना है, प्लीज अरे प्रश्न थोड़ा ठीक ठाक करिए। अमरजीत जी, आपसे पहले विधायक बनाऊं, आप मेरे को मत सिखाओ। चलिए तो प्रश्न तो ठीक ठाक करो ना, उसका उत्तर है, आप वही मैं भटक गए हो। नहीं, मेरे समय में भगत जी, काम तो आना भगत जी प्लीज चाहिए, जाइए। काम तो आना चाहिए। खाली 20 रुपए अरे वसूली में ध्यान लगाओ। आपका दर्द हमको मालूम है, मानिए आपका दर्द मेरे को अच्छी तरह से अरे मालूम मेरे है। को कहीं कोई दर्द होता ही नहीं, बता रहा हूं मैं 70 से निपटना जानता हूँ। मानिए मर्द को दर्द नहीं होगा मंत्री जी। चलिए प्लीज बैठने दीजिए, कैसे मालूम उनका धर्म ये है? करने दीजिए उनको। माननीय उपाध्यक्ष जी, 7/3/2019 प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र है और इन्हें पत्र में लिखा है, चूंकि वर्तमान में पदोन्नति नहीं की जा सकती, अतः पूर्व में प्रकाशित वरिष्ठता सूची के आधार पर यथा आवश्यक क्रमोन्नति समयमान वेतनमान की कार्रवाई तत्काल करें। ये 7/3/2019 के शिक्षा विभाग के सचिव, प्रमुख सचिव का पत्र है और आप कह रहे हैं शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो जाने के कारण इसमें 2 वर्ष के वालों का भी शिक्षा कर्मी का भी संविलियन हो गया, 6 वर्ष वालों का भी हुआ, 8 वर्ष वालों का हुआ। तो जो 6 वर्ष 8 वालों का संविलियन हुआ, उनको क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, बोले तो मैं और पत्र पढ़ के बताता हूं शिक्षा विभाग के बाकी विभागों के सचिव का। माननीय अध्यक्ष महोदय, पदोन्नति और कर्मोन्नति और समय वेतनमान ये सतत प्रक्रिया है। ये सब जैसे जैसे पात्र होते जाते हैं उसमें उनको मिलता जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो आप बता रहे हैं कि अभी तक शिक्षा विभाग में 13,393 कर्मचारियों को समयमान और क्रमोन्नति का लाभ मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को ही नहीं समझ पाए। चलिए मैं समझता हूं कि आप उनको जाके समझा दीजिए। नहीं, उनको समझाने से कोई फायदा नहीं है, उनको एक ही चीज समझ आती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहला प्रश्न किया था कि वेतन विसंगति क्या है। चलिए आप उसका भी उत्तर नहीं दे पाए। चलिए ठीक है ना। माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष जी, उत्तर तो है। माननीय कौशिक साहब के प्रश्नों का भी ध्यान रखा जाए। मैंने बताया नहीं दे पाए। शर्मा जी, जब मैं बता दिया कि जब उसमें जो उस कमेटी में माननीय अध्यक्ष महोदय जो कर्मचारी के भी लोग उसमें आएंगे, उसमें से चर्चा होगी, तभी तो उसमें बनेगा। उसमें क्या करें, उसमें दिक्कतें हैं, वो सबका उसमें समाधान किया जाएगा। उसमें माननीय शर्मा जी समझ नहीं रहे इस बात को। असल में इस वेतन विसंगति का जो मामला है अध्यक्ष जी, चलिए ये व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक, ये तीनों के जो वेतनमान का अंतर है, मूल विषय ये, और उस विषय पे ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जन घोषणा पत्र में इस विसंगति को दूर करने का उल्लेख किया गया और अब इससे पीछे हट रहे हैं। 1 लाख शिक्षकों को, सहायक शिक्षकों को ये सरकार धोखा दे रही है। माननीय अध्यक्ष, 1 लाख शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है। मैं आपसे आग्रह करता हूं इस पर कोई समय सीमा निर्धारित करें। आपको अगर उत्तर से संतुष्ट नहीं है, आप आधे घंटे का और समय ले लीजिए और पूरी तरह संतुष्ट माननीय अध्यक्ष जी, आप अन्यथा नहीं तो बोलो। पहले भी कई बार आपने आधे घंटे समय बात की, एक बार आधे घंटे की चर्चा नहीं हुई। करा लीजिए, करा देते हैं। मैं आज लिख कर देता हूं, आप समय निर्धारित कर दीजिए। लिख के दीजिए। मैं आज लिख कर दे देता हूं, पर निवेदन है इसी सत्र में करा लें चर्चा उस पर। हाँ ठीक, इस सत्र में आप समय दिलाओगे तो कर देंगे। नहीं, आपके ऊपर है वो तो। अरे आप लोग जाओगे नहीं, इधर से समय रहेगा तो समय निर्धारण तो आसंदित करना है। माननीय, चलिए मैं आज लिख कर देता हूं, आप चर्चा करा लीजिए। चलिए माननीय चंद्राकर जी, आप प्रशासन में भी एकदम लिमिटेड रहेगा। मैं 1 मिनट की पृष्ठभूमि, मंत्री रहे आप, सब रहे हैं, वो भी वरिष्ठ मंत्री हैं। कोई कमेटी बनती है तो उसका उद्देश्य रहता है कि ये काम इतनी अवधि में करेंगे। जो उत्तर में आया माननीय मंत्री जी के, कर्मचारी फेडरेशन से बात करेंगे, इतना भर बताया उन्होंने। तो क्या उसके उद्देश्यों में सिर्फ फेडरेशन से बात करेंगे ये है, ये बता देंगे वो,
या नहीं है, कोई उद्देश्य आदेश में कुछ नहीं लिखा गया है, ये बता देंगे। मैं और उससे ज्यादा नहीं पूछूंगा। तीसरा, इसके ग में देख लीजिए, माननीय शिवरतन शर्मा जी ने जो प्रश्न किया है ग में, आदेश क्रमांक फलाना फलाना में समय वेतनमान में क्या विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है ग में, तो इन्होंने जी हां उत्तर दिया। तो क्या कार्यवाही की गई है, एक वो बता दें। दूसरा, संविलियन हो जाने के कारण निष्प्रभावी हो गया बता रहे हैं, तो इनका संविलियन कौन से पद में किया गया और क्या कार्यवाही की गई है? जी हां आपने कहा है, तो क्या कार्यवाही की गई उसको बता दें। आपका प्रश्न छोटा जरूर है मगर बहुत विस्तृत। नहीं नहीं, एकदम छोटा है। उन्होंने जी हां कहा है, तो क्या कार्यवाही की है वो बता सकते हैं। और संविलियन कौन से पद में किया है ये बता दें। अब उस पर आधा घंटा की चर्चा मांग रहे हैं, उसको पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह यह है कि पहले भी आसंदी से आदेश किया गया है कि माननीय मंत्रीगण तैयारी से आए, और तैयारी से नहीं आने के कारण अनावश्यक रूप से सदन का समय जाया होता है। यह आप आसंदी से आदेश करें सारे मंत्रियों। उनका प्रश्न बहुत जरूरत से ज्यादा आ गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इतना अच्छा उत्तर हमारे वरिष्ठ मंत्री दे रहे हैं। पूरा सदन देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है लाइव, कितना अच्छा उत्तर आ रहा है वो। अरे आप पहले एक मिनट बैठ जाइए। अरे गलत समर्थन के लिए तो एक मिनट बैठ जाइए। श्रीमान जी, आप एक मिनट मेरी बात सुनो। आप सबसे वरिष्ठ हैं, आप इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। समिति का बिंदु तो बता नहीं पा रहे हैं और आपको उत्तर अच्छा लग रहा है। जैसे पढ़ने लगते हैं आप दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं। नहीं, मैंने पहले ही प्रश्न किया, वापस आ जाते हैं। समिति को उद्देश्य बता दो, अभी बिंदु बता दो। चलो एक ही प्रश्न वापस आ जाते हैं, रिवर्ट कर लेते हैं। किन किन बिंदुओं में समिति गठित की गई वही बता दो। भाटो बैठता है, एक भाटो बैठता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा उत्तर पढ़ रहे हैं, आप इजाजत देंगे तो 3-4 पत्ते का है पूरा मीटिंग का एजेंडा, उसको भी पढ़ के सुना देंगे। आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत हो गई ना, आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत हो गई है, इसलिए इस पर बाद में चर्चा होगी। माननीय धर्मलाल जी कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न लगाया और प्रश्न में संशोधित ये जो ऑनलाइन निकाला हूं मैं, उसमें कहा गया है कि संशोधित किया गया है, और ये जो संशोधित किया गया है उसमें मैंने जो प्रश्न पूछा था उसमें केवल तारीख बदला है संशोधन में। प्रश्न तो उक्त अवधि में तो केवल 31/1, 31/1/23, 31/1/23 इतना ही बदला हुआ है, और संशोधित के बाद में जो प्रिंट हुआ है तो सर को अलग कर दिया है और धड़ अलग हो गया है। प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, मतलब जो प्रश्न करने का और जो उसका औचित्य है वो खत्म हो गया, उसके आत्मा ही को निकाल दिया। तो मेरा ये कहना है कि ऑनलाइन जो हमारी व्यवस्था है, ऑनलाइन मेरे पास में उत्तर है और प्रिंट में जो उत्तर है उसमें अंतर है। जो प्रश्न है, तो प्रिंट का जो प्रश्न है और ये जो ऑनलाइन का है, तो आज मैं चाह रहा हूं कि अभी समय है, इस प्रश्न को आगे के लिए बढ़ा दीजिए। चलिए, धन्यवाद। शैलेश पांडे जी। नहीं, आप तय करेंगे तो बहुत समय हो गया ना आपका, बाद में लिख लेंगे। अगर उत्तर गलत आया है प्रिंटेड में और यहाँ का जो ऑनलाइन है उस उत्तर में आपका विरोधाभास है, तो उसको हम सचिवालयीन कर्मचारियों से भी तय कराएंगे और आपका उत्तर किसी दूसरे दिन के लिए रख देंगे। शैलेश पांडे एक दो और आप नहीं, अब उससे चर्चा हो गया। धर्म भैया इतना निसहाय कैसे हो गए? धर्म भैया इतना निसहाय कैसे हो गए? मैं कोई निसहाय जैसे नहीं, और आपकी जरूरत जैसे प्रेम साहब को है, मेरे साथ बहुत साथी है। मैं उसको और आगे बता देता हूं। मैं 4 प्रश्न मैंने लगाया, 4 प्रश्न का उसमें एक तो संशोधित आ गया, आग्रह आ गया, वो भी ठीक है। एक राजस्व विभाग का है, वो प्रिंट ही नहीं हुआ है। ठीक है ना, वो देखिए नहीं, ये दूसरा प्रश्न है मेरा, आज एक ही है जी। माननीय कौशिक जी 40 क्रमांक पर है। और तीसरा मैंने जो पूछा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि विद्यामितान अतिथि शिक्षक 40 का दिया है अतारंकित में, धर्मलाल कौशिक, डमरूधर पुजारी, विद्यारतन बसिन, नारायण चंदेल। यह ध्यानाकर्षण हो गया है। चलिए, मुझे लगता है कि
ये जो ऑनलाइन व्यवस्था है उसको समाप्त कर देनी चाहिए। ऑनलाइन व्यवस्था को हम ठीक करवाएंगे उसको। और नहीं तो ऑनलाइन जो व्यवस्था है, तो जब इसमें हम निकाल रहे हैं तो उसमें ऑनलाइन में है और प्रिंट में नहीं है। ठीक है ना, उसको ठीक करवाते हैं। आप वो आपका हमारा तो दोनों का अपन आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बढ़ा रहे हैं आपका। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, ये वास्तव में गंभीर विषय, आज तक नहीं हुआ है ऐसा त्रुटि, हो सकता आज तक नहीं हुआ है कि 3-4 लोगों का नाम प्रिंट हो गया। नहीं वो ध्यान आकर्षण को इसमें प्रिंट कर दिए। नहीं व्यवस्था है, लेकिन इसको सुधरवाइए आप। चलिए शैलेश पांडे, ये ऐसा कभी होता नहीं। रामलाल कौशिक, डमरूधर पुजारी, विद्यारतन भसीन और नारायण चंदेल, 4 लोगों का नाम। संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय इतिहास में पहली घटना। वो संसदीय कार्य मंत्री जी, भ्रष्टाचार लोगों के नाम संसदीय कार्य मंत्री जी, भ्रष्टाचार लोगों ये जिस प्रकार से जवाब के कारण शैलेश पांडे, संसदीय कार्य मंत्री जी, प्रश्न प्रिंट हुआ है 4 लोगों के ये लगातार प्रेशराइज करते हैं ध्यान आकर्षण कर दिया है माननीय। अधिकारी कारण है। नहीं, पर प्रश्न में तो कोई आपका चेंज नहीं हुआ है उसमें। क्या हो क्या प्रश्न में जो है, चलिए बैठिए। कोई आपका चेंज नहीं हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अरे भाई भैया जान गए ना कि कौन कौन पूछने वाले हैं, उनका नाम आ गया उसमें। चलिए हो गया भाई, चारों को पूछ लीजिए, चारों लोग। प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कीजिए इसमें। आपको प्रणाम करता हूँ। प्रश्न ठीक नहीं जी, मैं उसके धड़ को अलग कर दिया। बिलासपुर का एक महत्वपूर्ण मामला है, उसकी चर्चा होने दीजिए। कौशिक जी प्लीज। कौशिक जी, आप अध्यक्ष रह चुके हैं, मैंने अध्यक्षीय व्यवस्था दे दी है कि कुछ कमी रह होगी, त्रुटि होगी, उसको आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 3 नाम प्रिंट हुआ है उसमें आपकी कोई व्यवस्था आनी चाहिए। गंभीर बात है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आप ध्यान आकर्षित किए, मैं उधर ध्यान दूंगा, उसके बाद तो व्यवस्था दूंगा। राजस्व विभाग का मेरा प्रश्न है आज ही। ठीक है ना सर, वो राजस्व विभाग का किसी में मान लिया आपका, मान लिया आपका, मान ना लिया। अग्राही में है, ना ग्राही में है, ना संशोधित में है, आकाश में उड़ गया, पाताल में खा गए, पता ही नहीं लग रहा है। अध्यक्ष जी, बात दरअसल ये है कि जो विधानसभा सचिवालय की व्यवस्था होती ना, आपने ऑनलाइन भी कर दिया, तो जो ऑनलाइन किया होगा आपने, तो धर्म भैया को ऑनलाइन उत्तर मिल गया होगा। जो प्रिंट होकर आपने प्रश्न किया तो प्रिंट होकर आपको उत्तर मिला होगा। वैसा ही हो गया जैसे राज्यपाल को आपने दिया था ना, गवर्नर को आपने दिया था, वैसा ही हो गया। और ये टोटल मंत्रियों का और आप लोग के अधिकारियों का जो बदमाशी है वो कारण का काम हमारा नहीं है, विधानसभा सचिवालय का है। जो राज्यपाल को जो दिए थे ना कि अंग्रेजी में अलग, हिंदी में अलग, और वैसे ही यहां भी हुआ है, केवल आप लोग के कारण है। जिस प्रकार से आप प्रेशराइज करते हैं और दबाव बनाते हैं, और वही उसका कारण है, उसका सवाल है। शैलेश पांडे जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हम क्या विधानसभा सचिवालय को दबाव बना सकते हैं? नहीं बना सकते आप। नहीं तो संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका क्या है? दबाव को समाप्त। आपसे अनुरोध करने गया था, वो मेरी भूमिका थी। चलिए, अच्छा, चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप जल्दी आइए। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1944 का बिलासपुर का ऐतिहासिक कॉलेज, जो पहले एसबीआर कॉलेज के नाम से था, आज जेपी वर्मा कॉलेज के नाम पर है, उस कॉलेज की जो जमीन प्लेग्राउंड बच्चों के खेलने कूदने का था, वो अचानक कैसे गायब हो गया पिक्चर से? कहां से गायब हो गया? गायब हो गया पिक्चर से। 1944 में ट्रस्टियों ने 1 लाख रुपए देके महाविद्यालय बनाया। ठीक। और उसके बाद ट्रस्टियों ने 2.3 एकड़ जमीन दान दी। ठीक। उसको, और उसके बाद उस ट्रस्ट में जिसको महाविद्यालय से हजारों बच्चे पढ़ के, लाखों बच्चे पढ़ के निकल गए, उसमें ट्रस्टियों ने उस महाविद्यालय की जमीन को बेचने का कैसे निर्णय लिया, उसका क्या नियम था? और दूसरी बात यह है कि शासन ने इस महाविद्यालय को अधिग्रहण जब किया 1996 में, मंत्री जी 1996 में, 72 में अधिग्रहण हुआ, तो 72 के बाद से लेकर आज तक वो जमीन महाविद्यालय की थी, और अचानक वो जमीन ट्रस्टियों ने कैसे बेच दी, उसके क्या नियम थे ट्रस्टियों के, और उनको ट्रस्टी किसने बनाया, किस नियम से बनाया गया, ये जानना चाहता हूं। पहला प्रश्न। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसका जवाब बहुत स्पष्ट तौर पे दिया गया है, और ट्रस्टियों ने कोई जमीन बेची नहीं है। अभी हाई कोर्ट से एक आदेश हुआ है
और हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने एक क्वेश्चन किया है अभी, तो हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर तो न मैं हूं न माननीय सदस्य है, और ट्रस्ट को ऑक्शन करने का अधिकार दिया है हाई कोर्ट ने। तो उसके लिए न्यायालय में उसकी जो प्रक्रिया है, सिंगल बेंच का ऑर्डर है, डबल बेंच में जाए, ऊपर जाए, सुप्रीम कोर्ट। चलिए, ये हाई कोर्ट में ये प्रश्न उपस्थित हो चुका है, इसलिए यहाँ चर्चा नहीं होगी। आदरणीय महोदय, हाईकोर्ट में निर्णय आ चुका है महोदय। गंभीर मामला ये है, हाईकोर्ट में निर्णय आ चुका है। गंभीर मामला ये है कि जो देखिए माननीय मंत्री जी, उस पहली बात तो SBR कॉलेज नाम था, उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी जब इनकी सरकार आई तो इनने उसका नाम बदल दिया, JP वर्मा कर दिया। आपने ट्रस्टियों को पहले ही दुखी कर दिया, उसके बाद वो ट्रस्टी जो है उसको बेचने के लिए क्यों वो हुए? क्योंकि जो जमीन दान शासन 1972 में अधिग्रहित कर चुका है, तो उसको वो तो शासन के अंडर में आ गई ना जमीन। अब उसमें ट्रस्टी उसको बेचने के लिए हाई कोर्ट ने लगाया, हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया ये अलग बात है, लेकिन जो प्रीमाइसेस जो हमारी सरकार का था, उस सरकार के होने के बाद अचानक वो हाई कोर्ट तक क्यों पहुंचा गया, नहीं ये प्रश्न। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस जमीन की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, वो जमीन कोई दान में नहीं दी गई है, ना उसका कोई दान पत्र है। अगर दान पत्र है और दान में दी गई तो उसको बता दें, तो उसके बारे में बता दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1972 से लेके अब तक वो जमीन महाविद्यालय की थी, इतने 50, 60, 70 साल से, और उसके बाद शासन ये आज कहेगा कि वो दान पत्र में हमारे पास दान पत्र की जमीन हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है। क्योंकि इतने सालों से फिर वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो महाविद्यालय परिसर था, ये जवाब मैं इस पर संतुष्ट नहीं हूं। मैं मंत्री आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसमें आप बात समझने का प्रयास कीजिए कि ये अगर मैं सरकार इसमें दोषी नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर ट्रस्टी इस प्रकार से उसको बेचने के लिए कुचक्र कर रहे हैं, उनके मन में अगर लालच आ गया है, तो इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि इसमें हस्तक्षेप भी सरकार को करना चाहिए, क्यों हमारी जमीन है, हमारी सरकारी महाविद्यालय की जमीन है, हम क्यों देंगे उसको? ठीक है माननीय मंत्री जी, आप इसमें हस्तक्षेप भी करिए, उसमें जांच भी कराइए, अवश्य स्थिति से अवगत कराइए। जी माननीय सदस्य जो जानकारी दे रहे हैं वो सही नहीं है। इसमें SBR ट्रस्ट के नाम पे वर्तमान में जो खसरा नंबर 107/8 ट्रस्ट के नाम पर है, और जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो आपका 0.962 हेक्टेयर शिव भगवान रामेश्वर लाल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। दो जमीन अलग अलग है इसमें। तो जो जमीन ट्रस्ट के नाम है, ये उसको खेल मैदान की बात कर रहे हैं, और जो जमीन आपकी ट्रस्ट के नाम पे है, जो जमीन उससे आपके महाविद्यालय की जो ट्रस्ट के नाम पे है उसका अलग दिया हुआ है। तो जमीन उसमें जो दान किया है वो अलग है, और जिस जमीन की बात करें वो दान पत्र नहीं है, उसमें कोई भी रिकॉर्ड उस प्रकार का आज तक नहीं है इसमें, और कोई राजस्व न्यायालय में उसका कोई वो भी नहीं है। बल्कि आपका जो न्यायालय पंजीयक पब्लिक ट्रस्ट के यहाँ से आदेश भी पारित हुआ उसमें, उसके बाद हाई कोर्ट गए हैं हम लोग, ट्रस्टी लोग, हाई कोर्ट से जो आदेश हुए उस आदेश के ऊपर हम लोग कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि कॉलेज में जाने के लिए ट्रस्ट जगह दे, रास्ता दे, ऐसा आदेश हुआ हाई कोर्ट से। चलिए उसको कॉलेज पीछे है और मैदान सामने है। एक मिनट, आखिरी बात मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मंत्री जी, इसमें आप बताइए कि एक ट्रस्टी का बेटा वो कह रहा है वो भी ट्रस्टी बन गया। पहली बात तो ये है कि जिस ट्रस्टी का बेटा ट्रस्टी ही नहीं है, वो उस जमीन को कैसे बेचने के लिए आवेदन कर सकता है, क्या नियम है उसका? दूसरी बात ये बताइए आप मेरे को कि जो जमीन शासन ने इतने साल 60 साल तक वो महाविद्यालय था, आपने दूसरे ट्रस्टियों से क्या बात करने का प्रयास किया है? क्या दूसरे ट्रस्टियों के पास क्या किया? क्या माननीय पांडे जी, मामला ही नहीं तो हम बात सुनिए प्लीज, ये मामला जरा उलझा हुआ है, आप आराम से इनके पास बैठ जाइए और उसको सुलझाने के लिए क्या क्या व्यवस्था होगी वो भी करेंगे और मुझे आप जानकारी देंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया सर, जो पीड़ा है, एक मिनट, आप भी गए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत पुराना कॉलेज है, वो सामने ग्राउंड है उसके, और ग्राउंड को यदि बेच दिया जाए तो कॉलेज का औचित्य खत्म हो जाएगा जी। मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए, और आज का नहीं है, मतलब मैं जब पैदा नहीं हुआ था और मैं जब स्कूल जाना शुरू किया हूं 6वीं क्लास, तब से मैं उसको देख रहा हूं मैं,
और अचानक वो ट्रस्टी आ गए और अचानक उसको सेल करने की स्थिति आ गई। अध्यक्ष उससे व्यवस्था आ गई है। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत खराब स्थिति है और ये क्या उदाहरण है, लेकिन लगभग शहरों में यही स्थिति बन रही है। ठीक है ना, मैंने उसको गंभीरता से लिया है, आपकी बात को मैंने गंभीरता से लिया है, गंभीर चर्चा कराएंगे आप उस पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि जिस जमीन की बात कर रहे हो जमीन कॉलेज के पास है, और जिस जमीन की बात करें जिसने हाई कोर्ट में आदेश पारित किया है, उस हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर हमको आदेश पारित नहीं हम कहाँ कह रहे हैं, आप करिए उसके ऊपर, बिल्कुल नहीं कह रहे। लेकिन हमको बचाना चाहिए, जो उलझन है हमको बचाना चाहिए, मेरा ये निवेदन है। ठीक है, बचाने का रास्ता बताइए। आप घर आके बात करिए माननीय पांडे जी, यहाँ विधानसभा में बचाने की जगह नहीं है, आप घर आके बात करिए। ममता चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि जो जवाब में विद्यालय विहीन है, जहां विद्यालय की आवश्यकता है, 54 कबीरधाम जिले में 54 आवश्यकता है, उसमें सबसे अधिक पंडरिया और बोरला में है। मैं आग्रह करूंगी कि आगामी 23-24 के बजट में वहां विद्यालय निर्माण की अनुमति प्रदान करें। साथ साथ फर्नीचर की भी कमी है, क्योंकि प्रतिवर्ष संकुल स्तर में, स्कूल विकासखंड स्तर में फर्नीचर की व्यवस्था होती है, फिर भी कमी है, उसको भी आप संज्ञान में लें। साथ साथ यहाँ वाटर आरओ और कंप्यूटर, जहाँ स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या के हिसाब से वहाँ और आवश्यकता है, इसको भी आप संज्ञान में लेके व्यवस्था करिए, मेरा यही आपसे आग्रह है। चलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न था कि जहां विद्यालय की भवन की आवश्यकता है, तो कवर्धा में 7 जगह, बोरला में 16 जगह, और सरसपुर लोहारा में 8 जगह, और पंडरिया में 23 जगह। ये भवन तो है वहां पर, अगर बच्चों की संख्या वहां पे अधिक है और कमरे वहां पे कम है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय वहां अतिरिक्त कमरे की आवश्यकता पड़ेगी। हमने सबकी जानकारी उसमें बुला लिया है और उसकी संशोधन भी हम लोग करेंगे। जहां तक पानी की व्यवस्था आपने कहा है, तो ये आरओ जो लगाए गए थे, ये नहीं, संज्ञान में लेके व्यवस्था करनी है, क्योंकि हमारी सरकार हर प्रयास विकास के लिए कर रही है। तो जहाँ कमरे की आवश्यकता हम पूरा कर देंगे, जहाँ आवश्यकता रिपेयर की होगी वहाँ रिपेयर भी करवा देंगे। तो आगामी जो शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, उससे पहले आपके क्षेत्र के जितने स्कूल हैं वो ठीक ठाक हो जाएंगे, रिपेयर भी हो जाएंगे और अतिरिक्त कमरे भी बन जाएंगे उसमें। और जहाँ तक आपने कहा कि जो पानी 4 जगह जो आरओ लगाए हैं वो बंद है, ये वहाँ कोई बैंक के अपने उसमें लगाया था, अपने मत से लगाया था, तो वो क्योंकि वो बंद पड़े हुए हैं, अब उनसे बोलना पड़ेगा, सरकार तो उसमें लगाया नहीं है, तो बैंक से ही उनको बात करना पड़ेगा। और कंप्यूटर जो आपका जहाँ लगा था, एक कंप्यूटर जिंदा का खराब है आपके उसमें, तो उसमें कितना उसमें खर्चा आएगा, तो उसको हम देख लेंगे, उसको बनवा देंगे। जी अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। चलिए, माननीय वरिष्ठतम सदस्य ब्रिजमोहन अग्रवाल का प्रश्न क्रमांक 10 ले रहा हूं। 5 मिनट बचे हैं, उसी हिसाब से सवाल जवाब हो जाए। मतलब आप 60 पे कर लीजिए और 60 में उत्तर दे दें, ये कहना है, अधूरा रह जाएगा समय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बंदोबस्त की त्रुटि जो सामान्य तरीके से होती थी, वो कब से उसके ऊपर में रोक लगा दी गई है? बंदोबस्त की त्रुटि सामान्य तरीके से नहीं हो रही है, और पूरे प्रदेश में बंदोबस्त की त्रुटि के कुल कितने मामले पेंडिंग हैं, और आदिवासी जिलों में कितने मामले अभी तक पेंडिंग हैं, और अभनपुर में बंदोबस्त की त्रुटियों में आपके पास में शिकायत आई है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, बंदोबस्त त्रुटि के जो निराकरण की बात है वो बंद नहीं किया गया है, थोड़ा व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है इसमें। और दूसरा, प्रदेश में बंदोबस्त त्रुटि सुधार के कुल दर्ज प्रकरण 13,545 और निराकृत किया गया है 10,860। लंबित प्रकरण है 2,685 प्रकरण लंबित है। नहीं, मैंने पूछा है पूरे प्रदेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, बंदोबस्त की सामान्य त्रुटि सुधार का जो मामला था वो 2000 से लगभग बंद है। अब जो बंदोबस्त की त्रुटि के मामले कलेक्टरों के पास पेंडिंग हैं, क्या अगर कोई कलेक्टर
बंदोबस्त की त्रुटियों का सुधार नहीं करते हैं तो उनकी सीआर में इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और रायपुर के अभनपुर जिले में, क्योंकि अभनपुर ब्लॉक में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें किसानों की बंदोबस्त त्रुटियों की बजाय और जो भूमि धारक है, जबकि वास्तविक भूमि धारक है, उसकी बंदोबस्त त्रुटि सुधारी जानी चाहिए। उसकी बजाय जो भूमाफिया हैं वो उन जमीनों को कब्जा लेकर उनको करोड़ों का मुआवजा दिया जा रहा है। ये जरा मुझे जानकारी दे दें आप कि बंदोबस्त की त्रुटियां पेंडिंग क्यों हैं और कितने सालों से पेंडिंग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे रायपुर जिले के दे देता हूं मैं, और बाकी अभनपुर की मैं आपसे अलग से उपलब्ध करा दूंगा। रायपुर जिले में बंदोबस्त त्रुटि सुधार के पिछले 4 वर्षों में निराकृत प्रकरणों की संख्या है 792 और त्रुटि सुधार का अधिकार तहसीलदार को है। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस जानकारी को चाह रहा हूं, क्या कलेक्टरों को प्राथमिकता के आधार पर बंदोबस्त त्रुटि को सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर राजस्व के मामलों का निराकरण और बंदोबस्त त्रुटि एक महत्वपूर्ण मामला है कि किसानों की जमीन भूमाफियाओं ने समझौता कर वो मुआवजा ले रहे हैं, परंतु जो उसके ओरिजिनल मालिक हैं उनके खाते में पैसा जाना चाहिए, उसकी बजाय भूमाफियाओं को पैसा गया है। जरा आप मुझे बता दें कि अभनपुर में जो त्रुटि बंदोबस्त त्रुटि के मामले हैं उनमें भूमि अधिग्रहण के तहत कितने भूमाफियाओं को उसका पैसा दिया गया है और जो वास्तविक भूमि धारक है उसके खाते में पैसा नहीं गया है। ऐसी कितनी शिकायतें आपके पास में आई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास, क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट का वहां पर आ रहा है और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत वहां पर बड़े बड़े भूमाफियाओं ने जमीनों पर कब्जा कर लिया है और उसका वो भूमाफिया जो है भू अर्जन का पैसा ले रहे हैं, वास्तविक जो मालिक है उसको पैसा नहीं मिल रहा है। और मैंने पूछा आदिवासी जिलों में भूमि बंदोबस्त के मामले कितने सालों से पेंडिंग है? मैंने बताया ना अध्यक्ष महोदय कि पूरे प्रदेश के मामले माननीय सदस्य ने पूछे, मैंने उसकी जानकारी दे दी कि 13,545 मामले जिसमें 10,860 का निराकरण हो चुका है। तो निराकरण तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। और पर्टिकुलर अगर अभनपुर में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको मैं दिखवा लूंगा। नहीं, दिखवाने से नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, बलरामपुर रामानुजगंज 177 मामले पेंडिंग है। इसी तरीके से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में 74 मामले पेंडिंग है। गरियाबंद में 422 मामले पेंडिंग है। ये सब आदिवासी जिले हैं। खैरागढ़, छुई खदान, इसमें 140 मामले पेंडिंग है। गंभीर है माननीय मंत्री जी, आप तो पूरी जांच करा दी। रायपुर अकेले में 160 मामले पेंडिंग है। अगर मैं आपको बताऊं, धमतरी जिले में 272 मामले पेंडिंग है। आखिर ये बंदोबस्त त्रुटि के मामले कितने सालों से पेंडिंग है और इनका निराकरण कलेक्टर क्यों नहीं कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो उनकी सीआर में इसको क्या दर्ज किया जाएगा क्या? राजस्व क्योंकि कलेक्टर इसी के लिए बनाए गए हैं और वो अगर निराकरण नहीं कर रहे हैं तो उसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे, ये जरा मुझे बता दें। मैंने बताया ना अध्यक्ष महोदय कि 13,545 मामले टोटल जो है उसमें जवाब मांग रहा हूं, वो नहीं तो जवाब मैं दे रहा हूं। मैं आप पर्टिकुलर अगर कहीं गड़बड़ी बता रहे हैं अभनपुर की तो मैं उसको दिखवा लूंगा। मैं बोल रहा हूं, आप बता दीजिए कि कहां गड़बड़ी, उसकी जांच करवा दूंगा। अरे मैंने अभनपुर का पूछा है, अभनपुर में 50 मामले पेंडिंग हैं। हाँ, सिर्फ एक ब्लॉक में। वो अभनपुर में गरियाबंद में 272 मामले पेंडिंग है। मैंने बताया, आखिर इनका निराकरण कलेक्टर क्यों नहीं कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो क्या उनके सीआर में दर्ज किया जाएगा? और ये निराकरण बंदोबस्त त्रुटि के मामले अगले 3 महीने में निराकरण हो जाए, क्या ये आप निर्णय कर लेंगे? जनेन्द्र साहू जी, आप भी अपनी बात कह लीजिए जब तक उत्तर दे देंगे। माननीय मंत्री जी, 2-3 साल से आपके रिकॉर्ड में बता रहा है पेंडिंग है, ये कब तक निराकरण हो जाएंगे बंदोबस्त? प्रश्नकाल समाप्त। शिव कुमार डहरिया जी।